टू माय यूट्यूब चैनल ओम परमहंस स्टडी। दोस्तों, जो हम अपने सेंट्रल हिंदू स्कूल के 2019 का जो पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो उसके किस क्वेश्चन पे थे दोस्तों? हम उसके क्वेश्चन नंबर 32 पे थे। किस क्वेश्चन पे थे हम सब? उसके क्वेश्चन नंबर के हम 32 पर थे। तो इसमें बोला है कि प्लूरल ऑफ डायरी, यानी कि डायरी का प्लूरल बताना है। द प्लूरल ऑफ डायरी, यानी कि हम आपको कुछ ऑप्शन देते हैं, उनमें से बताना है कि डायरी का प्लूरल कौन सा है। डायरी का प्लूरल दोस्तों वो बताना है कि वो कौन सा डायरी का प्लूरल है। बी ऑप्शन है हमारा दोस्तों डायरीज, डायरीज। और जो सी वाला ऑप्शन है यानी वो है हमारा डायरीज, डायरीज। और जो सबसे आखिरी यानी कि लास्ट ऑप्शन जो डी है वो दोस्तों वो है यानी कि डायरीज। क्या दोस्तों? डायरीज है, डायरीज। ओके, वो है डायरीज। ओके दोस्तों, तो दोस्तों जो ये प्लूरल ऑफ डायरीज पूछा है, प्लूरल ऑफ दोस्तों जो ये डायरीज पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा? डायरीज जो पूछा है उसका आंसर क्या होगा? यानी कि जो पूछा है प्लूरल ऑफ डायरी, यानी कि डायरी, यानी कि इसका डायरी का ही जो है दोस्तों, जो डायरी है इसका हमें प्लूरल शब्द बताना है, यानी कि इसका प्लूरल फॉर्म बताना है। तो प्लूरल फॉर्म को कैसे बताएंगे दोस्तों? जो इसका जो डायरी का प्लूरल होगा इसका क्या? जो दोस्तों इस डायरी का प्लूरल होगा, जब देखिए ध्यान से देखिए, जब इसके लास्ट में जो इसके लास्ट में जो ये दोस्तों वाई आ रहा है, दिख रहा है आपको, जो इसके लास्ट में जो वाई दिख रहा है, जहां भी आपको अगर कहीं पर भी आपको अगर कोई भी शब्द हो जिसका प्लूरल फॉर्म बनाने को पूछा, अगर उसके शब्द में अगर लास्ट में वाई हो तो उसमें IES लगता ही लगता है। तो आप अंदाजा निकाल लेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ये डायरीज, डाय सही है, डायरीज सही है, डायरीज सही है, लेकिन वाई की बजाय प्लूरल फॉर्म में इसका IES का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? IES का प्रयोग होता है। ओके, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 33 पर। किस पर? क्वेश्चन नंबर 33 पर। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर 33 ये है, द अपोजिट जेंडर ऑफ बक इज, यानी कि जो ये बक है इसका अपोजिट जेंडर बताना है। कि जो ये बक यानी कि एक मेल डियर, बक यानी कि दोस्तों एक मेल डियर, बक यानी कि एक मेल डियर, यानी कि एक मेल, यानी कि एक मेल डियर है, एक मेल डियर। तो इस बक का अपोजिट जेंडर बताना है। अपोजिट जेंडर बताने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें इसका फीमाइन बताना होगा। क्या बताना होगा? हमें इसका फीमाइन बताना होगा, यानी कि फीमेल, यानी कि फीमेल डियर। तो फीमेल डियर को हमसे कहते क्या है? तो पहले हम अपने ऑप्शंस लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? अपने ऑप्शंस। तो हमारा तो पहला ऑप्शन है वो है मेयर। क्या है? मेयर है। बी वाला ऑप्शन है दोस्तों हमारा वो है, बी वाला ऑप्शन है दोस्तों वो है रो। क्या है? रो। और जो सी ऑप्शन है दोस्तों वो है फिल्ली। क्या है? फिल्ली। और जो डी जैसे लास्ट ऑप्शन है वो है ड्यू। क्या है दोस्तों? ड्यू। ड्यू। तो जो सबसे लास्ट ऑप्शन है ड्यू, तो जो ये हम आपको बताएं कि जो ये बक है, ये बक एक मेल डियर का नाम है। किसका नाम है? एक पुलिंग हिरन का, डियर नहीं हिरन। तो इसका फीमाइन बताना है, एक फीमेल बताना है। तो फीमेल क्या होगा दोस्तों? इसका पुलिंग मतलब इसका फीमाइन यानी कि स्त्री, यानी कि स्त्री हिरन है इसका ड्यू। ये एक फीमेल डियर है, जिसे फीमेल डियर को हम ड्यू के नाम से जानते हैं और मेल डियर को हम बक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बक के नाम से। ओके, अब बिना समय गवाए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 में बोला है कि इसमें वर्ब का पता लगाना है। तो एक मैं आपको सेंटेंस देता हूं, उसके अंदर वर्ब का पता लगाना है। किस चीज का पता लगाना है? वर्ब का। तो दोस्तों जो मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिख दिया है कि लिखा है कि दे गोसिप ऑल द टाइम, यानी कि दे गोसिप ऑल द टाइम, यानी कि वो हमेशा गपशप करता रहता है। गॉसिप का मतलब होता है गपशप करना। क्या होता है? गपशप करना, यानी कि बातचीत करना। ओके, हमेशा गपशप, वो हमेशा गपशप यानी कि हमेशा बातचीत, हमेशा बात करता रहता है। गोसिप का मतलब ये होता है। तो इसमें बताना है कि इसमें वर्ब है क्या। ओके, तो हम आपको अपने ऑप्शन दे देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों हमारा दे, बी ऑप्शन है दोस्तों हमारा
डी ऑप्शन है हमारा द, सॉरी बी ऑप्शन है हमारा दोस्तों टाइम, और सी ऑप्शन है, यानी कि सी ऑप्शन जो इसमें है वो है गुजिर। क्या है? गुजिर। और जो सबसे लास्ट यानी कि सबसे डी वाला जो आंसर है, मतलब डी वाला ऑप्शन है वो है दे। क्या है? दे। तो जब बताना है, तो इसमें दोस्तों जो बताना क्या है, तो दोस्तों ये जो बोला है ऑल द गोसिप ऑल द टाइम, यानी कि दे गोसिप ऑल द टाइम, सॉरी दे गोसिप ऑल द टाइम, यानी कि हमेशा वो बातचीत करता रहता है। तो इसे बताना क्या है? इसे बताना है कि इसमें वर्ब है क्या, इसमें क्या डिफाइन करना है दोस्तों? हमें इसमें वर्ब यानी कि क्रिया डिफाइन करनी है। तो दोस्तों ना दे होगा, क्योंकि दे दोस्तों जो है, दे जो शब्द है दोस्तों दे प्रोनाउन में आता है। क्या इसमें आता है? दे प्रोनाउन में आता है। और जो गोशिप है यानी कि इसके बाद जो दे एक प्रोनाउन शब्द है और जो गोसिप है वो एक वर्ब है, तो इसका आंसर गोसिप हो जाएगा। और जो ऑल द टाइम है, जो ऑल द टाइम है वो एड वेरिएबल फर्स्ट है। क्या है? एड वेरिएबल फर्स्ट है। और जो गोसिप है दोस्तों एक वर्ब है, यानी कि बातचीत करना है, ये इसकी क्रिया हो गई, यानी कि क्रिया हो गई, यानी कि वर्ब है। तो इसका ये आंसर गोसिप हो जाएगा। ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा क्या है? पूछा है पिक आउट द नाउन इज द गिवन सेंटेंस, यानी कि आपको सेंटेंस दे रहे हैं तो उसमें से आपको नाउन डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है आपको? उसमें आपको दोस्तों नाउन डिफाइन करना है। ओके, नाउन डिफाइन करना है। तो मेरा सेंटेंस ये है, आवर आर्मी इज, आवर आर्मी इज, आवर आर्मी इज सेकेंड, यानी आवर आर्मी इज सेकेंड, आवर आर्मी इज सेकेंड टू नोन, सेकेंड टू नोन। ओके, तो दोस्तों जो मेरा सेंटेंस था आवर आर्मी इज सेकेंड टू नॉन, आवर आर्मी इज सेकेंड टू नॉन, इसमें क्या डिफाइन करना है दोस्तों? इसमें हमें नाउन डिफाइन करना है। इसमें क्या डिफाइन करना है? हमें नाउन डिफाइन करना है, यानी संज्ञा डिफाइन करनी है। तो जो ये शब्द है इसमें दोस्तों संज्ञा क्या होगी, सॉरी, तो इसे बताना है कि इसमें संज्ञा कौन सा शब्द है, यानी जो संज्ञा है दोस्तों वो कौन से शब्द में आए। दोस्तों बोला है कि इसमें हमें क्या डिफाइन करना है? नाउन डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है? नाउन डिफाइन करना है। नाउन यानी कि संज्ञा। आप संज्ञा जानते हैं, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ओके, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा करते हैं। तो जब पता लगाना है इस सेंटेंस में कि नाउन कौन सा है, तो दोस्तों जो ये आवर, सबसे पहले जो सेंटेंस है आवर, आवर दोस्तों एक पोसेसिव एडजेक्टिव है। आवर जो है, ये जो आवर है दोस्तों एक पोसेसिव एडजेक्टिव। क्या है? ये एक पोसेसिव एडजेक्टिव है। और इसके बाद जो आर्मी आता है, क्या आता है? सेकंड नंबर पर आर्मी। जो आर्मी दोस्तों ये एक नाउन है, तो इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा वो आर्मी हो जाएगा। और जो ये इज है, जो ये दोस्तों जो इज है वो एक इन्फिनिटी वर्ब है। क्या है? इन्फिनिटी वर्ब है। और जो ये सेकंड है, सेकंड टू नो, यानी कि एडजेक्टिव, यानी कि एक विशेषण है। एडजेक्टिव यानी कि एक विशेषण। और जो इसका आता है टू एक प्रीपोजिशन है, टू एक प्रीपोजिशन। और नॉन एक इंडिफिनिट प्रोनाउन है। नॉन है दोस्तों एक इंडिफिनिट प्रोनाउन है। क्या बोला मैंने? आवर जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, आर्मी एक नाउन है, इज जो है दोस्तों इन्फिनिटी वर्ब है, सेकेंड जो है वो एक एडजेक्टिव है, और टू जो है दोस्तों वो प्रीपोजिशन है। और जो नॉन है जो वो एक प्रोनाउन है। क्या है? वो एक प्रोनाउन है। वो क्या है दोस्तों? एक इनडिफिनिट प्रोनाउन है। एक इनडिफिनिट जो नॉन है, नॉन एक इनडिफिनिट प्रोनाउन में यूज होता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 35 समझ आएगा। तो चलते हैं 36 की तरफ। किस नंबर की तरफ? 36 की तरफ। की तरफ 36 है दोस्तों, 36 है द करेक्टली स्प्लिट वर्ड, यानी कि इसमें हमें सही वर्ड बताना है। इनमें से कौन सा एकदम सही वर्ड है? तो मेरा पहला है इम्पोर्टेंट, यानी कि सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन लिख लेते हैं। तो दोस्तों मैंने अपना लिख लिया है कि इसमें बताना है, इन चारों ऑप्शन में बताना है कि इनमें से कौन सा एकदम करेक्ट वर्ड है जो एकदम सही है। तो फर्स्ट है इम्पोर्टेंट, सेकेंड है इम्पॉर्टेंट, थर्ड है हमारा इम्पोर्टेंट, और डी है हमारा इम्प्यूटेंट।
तो दोस्तों जो इसे करेक्टली जो सिलेक्ट वर्ड है यानी कि इम्पोर्टेंट यानी कि इम्पोर्टेंस में इम्पोर्टेंट यानी कि काफी जरूरी, एक सिग्निफिकेंस यानी कि इम्पोर्टेंट का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कि इन सब सही आंसर एकदम एकदम करेक्ट हो जाएगा। इम्पोर्टेंट 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 ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इम पी होगा लेकिन यहाँ पे ओ है, यानी कि यहाँ पे ओ होगा लेकिन यहाँ पे ए है, और यहाँ पर ई की जगह ए होगा, यहाँ पर ओ होगा और यहाँ ए होगा। ओके, तो सही सही वर्ड है इम्पोर्टेंट, यानी कोई जरूरी चीज है, जरूरी काम करना, यानी कि इम्पोर्टेंट यानी कि काफी जरूरी, बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण। तो इसका मतलब दोस्तों ये हो जाएगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 36 मतलब 37 की तरफ। किसकी तरफ दोस्तों? क्वेश्चन नंबर अपने 37 की तरफ। 37 हमारा क्वेश्चन है माय वन फ्रेंड ब्लैंक, माय वन फ्रेंड लीव मतलब डॉट मतलब ब्लैंक यानी कि खाली कॉल काता। तो इसमें बताना है दोस्तों इसमें बीच में क्या होगा। माय वन फ्रेंड ब्लैंक इन कोलकाता। ऑप्शन है लीव, बी ऑप्शन है लीविंग, सी ऑप्शन है दोस्तों हमारा विल लीविंग, और सो डी ऑप्शन है सबसे लास्ट ऑप्शन, वो है हमारा लीव्स। क्या है? लीव्स। तो इसमें बताना क्या है, इसमें सही करना है कि इसमें से कौन सा वर्ड जो है दोस्तों वो एकदम इसमें जिसमें ऐसा बताना है। तो इसमें बताना है दोस्तों कि ये जो ब्लैंक है, ब्लैंक के सामने कौन सा आएगा। आपको बोल के बताते हैं हम। माय वन फ्रेंड लिव इन कोलकाता, माय वन फ्रेंड लिव इन कोलकाता। और जो दोस्तों मेरा दूसरा माय वन फ्रेंड लिविंग इन कोलकाता, ये सही नहीं है। माय फ्रेंड लिव इन कोलकाता ये भी नहीं। माय वन फ्रेंड विल लिविंग इन कोलकाता भी सही नहीं। माय वन फ्रेंड लिव्स इन कोलकाता, क्योंकि जो इसका प्रयोग हो रहा है, किसका प्रयोग हो रहा है दोस्तों, यानी कि एक सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि बता रहा है कि मेरा फ्रेंड अभी वहां पर रह रहा है। एक सिंपल प्रेजेंट टेंस के डिफाइन में, यानी कि प्रेजेंट टेंस यानी कि अभी वहां रह रहा है, यानी कि तब वहां पर होगा लीव्स का प्रयोग। किसका प्रयोग होगा? यहाँ पर होगा माय फ्रेंड लीव्स, माय फ्रेंड लीव्स। क्या होगा दोस्तों? लीव्स इन कोलकाता, लीव्स इन कोलकाता, लीव्स इन कोलकाता हो जाएगा दोस्तों, कोलकाता। ओके। अब दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में है द प्लूरल ऑफ शेल्फ, यानी कि ये शेल्फ है, यानी कि ये शेल्फ है। शेल्फ का हमें प्लूरल बताना है। क्या बताना है दोस्तों? प्लूरल। ऑप्शन है हमारा शेल्फ, क्या है? शेल्फ है। तो दोस्तों जो शेल्फ का प्लूरल बताना है, पहला है शेल्फ्स, बी है शेल्फ, थर्ड है शेल्फ और डी है शेल्फ्स। ओके। तो इसमें बताना है कि शेल्फ का प्लूरल क्या है, शेल्फ का प्लूरल क्या है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे कि आप जानते हैं कि जो लास्ट में जो एफ होता है, यानी कि किसी भी वर्ड के बाद अगर एफ है, यानी किसी के वर्ड के लास्ट एंडिंग में एफ है सबसे लास्ट पॉइंट में, तो प्लूरल अगर बनाना तो वहां पर उसको हटाकर किसका प्रयोग होता है? BES का प्रयोग होता है। किसका? जैसे कि अगर हम बोले लीफ, कैसे बोले? अगर हम लीफ लास्ट में है तो लीफ का अगर प्लूरल बताना होगा तो क्या बनेगा? लीव्स। क्या बनेगा दोस्तों? LEAVES, लीव्स बनेगा। ओके, लीव्स बनेगा। तो इसका जो शेल्फ का आंसर हो जाएगा वो होगा शेल्फ। क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा हमारा शेल्फ। ओके, हो जाएगा हमारा वो शेल्फ। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। किसकी तरफ? क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 39 में दोस्तों बोला है कि
सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बचाना है, यानी कि भाववाचक संज्ञा, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, भाववाचक संज्ञा को। जो हम वर्ड लिख रहे हैं दोस्तों उसमें आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन पहचानना है। ओके, laughter is the best medicine. 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 यानी कि लाफ्टर जो है वो मतलब एक बेस्ट मेडिसिन है, मतलब एक बेस्ट मेडिसिन है। तो उसमें बताना है दोस्तों, क्या बताना है हमें, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है। यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बोले हम आपको दोस्तों, यानी कि इसका मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। क्या होता है, भाववाचक संज्ञा, यानी कि लाफ्टर का प्रयोग, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन का हम प्रयोग करते हैं भाववाचक संज्ञा, यानी कि मतलब। तो दोस्तों जो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है, सुख दुख रोना हंसना। तो हंसना में आता है दोस्तों, हंसना का यानी कि एक मतलब इंग्लिश में इसका मतलब लाफ्टर। तो आप ऐसे ही पता लगा सकते हैं कि लाफ्टर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, क्योंकि लाफ्टर मतलब होता है क्या, हंसना, हंसना, इसका मतलब होता है दोस्तों हंसना। ओके, अब चलते अपने क्वेश्चन नंबर 40 की तरह। किसकी तरह, क्वेश्चन नंबर 40 पे। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों मेरी जो 40 है, क्या है 40, तो 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है दोस्तों कि एक प्रीपोजिशन बताना है, यानी कि करेक्ट प्रीपोजिशन, यानी कि एक वर्ड है, क्या है, गुड, गुड हेल्थ, गुड हेल्थ इज, गुड हेल्थ इज नेसेसरी, the good health is a necessary, the good health is a necessary, longevity, 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 ने गुड हेल्थ इज नेसेसरी लॉन्गिविटी, यानी कि इसमें बताना है, क्या बताना है दोस्तों, प्रीपोजिशन बताना है। तो प्रीपोजिशन यानी कि जो इसके पहले का जो नेसेसरी शब्द है दोस्तों, वो एक प्रीपोजिशन शब्द में आता है। तो प्रीपोजिशन इनमें से है क्या, तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है फॉर, पहला ऑप्शन है फॉर, सेकेंड ऑप्शन हमारा टू, थर्ड ऑप्शन है हमारा इन, और डी ऑप्शन सबसे आखिरी ऑप्शन हमारा अबाउट। तो इसमें बताना है कि इसमें प्रीपोजिशन क्या है, यानी कि पूछा क्या है प्रीपोजिशन, तो उसका आंसर हो जाएगा फॉर, क्योंकि फॉर एक प्रीपोजिशन शब्द है, फॉर एक जो दोस्तों है, फॉर एक प्रीपोजिशन शब्द है, फॉर एक प्रीपोजिशन शब्द के यानी कि नेसेसरी है, नेसेसरी दोस्तों एक प्रीपोजिशन है, तो नेसेसरी के यूज में फॉर शब्द आता है, तो फॉर होगा। और जो उसका जो आया जो टू, तो टू है दोस्तों एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि एक लॉन्गिविटी, जो लॉन्गिविटी अगर होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर टू का प्रयोग होता है, यहाँ पर टू का प्रयोग होता है। और जो फॉर है, फॉर एक प्रीपोजिशन, इसलिए ये एक करेक्ट माना जाएगा, और ये सब नहीं, फॉर इसका आंसर होगा। क्या होगा आंसर इसका, फॉर हो जाएगा। ओके, चलते हैं अब हम चलते हैं सोशल स्टडी की तरफ। किसकी तरह, सोशल स्टडी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, किसकी तरह, क्वेश्चन नंबर 41। तो फर्स्ट हमारा है क्वेश्चन 41, क्वेश्चन नंबर 41। तो हमारा फर्स्ट है द ताजमहल वॉज बिल्ड बाय एन एम्परर। तो फर्स्ट दोस्तों हमारा जो है शाहजहां, क्या है जो फर्स्ट हमारा वो है शाहजहां, क्या है शाहजहां। और जो बी ऑप्शन है हमारा, बी ऑप्शन है दोस्तों अकबर। ओके, अकबर। दूसरी मेरा 4 ऑप्शन लिखा गया, फर्स्ट है शाहजहां, सेकंड है अकबर, थर्ड है जहांगीर, और फोर्थ है औरंगजेब। यानी कि क्या क्वेश्चन पूछा है, ताजमहल वॉज बिल्ड
बाय एम्परर, यानी कि ताजमहल किसने बनवाया है, किसने बनवाया है? तो वो शाहजहां ने बनवाया। किसके खातिर? अपनी बेगम मुमताज के खातिर, अपनी बेगम मुमताज के खातिर। और ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये यमुना किनारे स्थित है। और जो ताजमहल आगरा में है, आगरा के यूपी में, मतलब यूपी में है, यूपी के आगरा में ये ताजमहल है। और जो ताजमहल है दोस्तों, ये यमुना यानी कि जो ताजमहल दोस्तों जो है ये एक यमुना किनारे नदी के किनारे बसा हुआ है। यमुना किनारे नदी के तट, यानी कि यमुना नदी किनारे बैंक ऑफ रिवर कहाँ पर है? इसका जो ताजमहल का है वो यमुना है। ओके, बैंक ऑफ रिवर इसका यमुना है। और ये यूपी के आगरा में है, ये यूपी के आगरा में बना हुआ है। चलते क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। किसकी तरफ? क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। ओके, तो जो क्वेश्चन नंबर हमारे दोस्तों 42 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ। क्या है? यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? पहले मतलब समझिए यूएनओ। यूएनओ, यूएन का मतलब होता है दोस्तों यूनाइटेड नेशन। क्या होता है? यूनाइटेड। तो दोस्तों जो ये यूएनओ है, यूएनओ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसका ये कहाँ स्थित है दोस्तों? अब ऐसे ही आपको बता दे रहे हैं जल्दी जल्दी इसको। जो दोस्तों ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क के यूएसए में, यूएसए के न्यूयॉर्क सिटी में ये स्थित है। और जो इसकी स्थापना हुई थी, ये इसकी स्थापना दोस्तों 24 अक्टूबर, यानी कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। दोस्तों जो मैंने बोला कि यूएनओ, इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क के यूएसए में स्थित है। न्यूयॉर्क के यूएसए में स्थित है। न्यूयॉर्क के यूएसए में स्थित है। और ये 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिश, यानी कि इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि इस्टेब्लिश इसका हुआ था। और इसकी यानी कि इसका मतलब होता है अपने देश को डेवलप करना है, यानी कि हर इससे देश जुड़े होते हैं। ये उनकी सिक्योरिटी से लेकर उनके फ्रेंडली रिलेशनशिप तक की सब बात होती है। और ये यूएनओ है जो ये यूएसए के न्यूयॉर्क में स्थित है। और की जो स्थापना होती है, खासकर ये याद रखिए, वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसीलिए आप 24 अक्टूबर 1945 ये आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपसे याद रखिए। ओके, आप इसे आप याद रखिए। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस क्वेश्चन की तरफ? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते अपने। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु कंपोज द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। हु कंपोज द नेशनल सॉन्ग ऑफ वंदे मातरम, यानी कि वंदे मातरम, यानी कि जो यानी जो हमारा नेशनल राष्ट्रीय गान है उसे किसने कंपोज किया है? राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय सॉन्ग यानी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, उसको किसने लिखा है? तो जो वंदे मातरम के लेखक है, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो वंदे मातरम के लेखक जो है, यानी कि जो उसको लिखे हैं, मतलब जो इसका सॉन्ग कंपोज किए हैं, वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम, कौन दोस्तों? वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, दोनों ये बंकिम चंद्र चटर्जी साथ में होगा।
तो थोड़ा सा गलती से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। तो बंकिम जो वंदे मातरम यानी कि जो नेशनल सॉन्ग कंपोज किए वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 44 की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 44 पे ये पूछा है कि हमारा यानी कि हमारे देश का मतलब क्वेश्चन नंबर 44 में पूछे कि इंडिया गेट यानी कि गेट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो गेट ऑफ इंडिया यानी कि जो ये पूछा है गेट वे ऑफ इंडिया यानी कि गेट वे ऑफ इंडिया ओके, यानी कि कहाँ स्थित है। तो इसकी स्थिति की अगर बात करें तो स्थित ये मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये मुंबई में स्थित है। और एक और है जिसका नाम है, जिसे हम जानते हैं इंडिया गेट के नाम से। किसके नाम से? इंडिया गेट के। ये इंडिया गेट दोस्तों ये दिल्ली में स्थित। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ओके, दिल्ली में स्थित है। जो इंडिया गेट है दोस्तों वो दिल्ली में स्थित है और जो गेट ऑफ इंडिया है वो मुंबई में स्थित है। ओके, अब पूछ रहा है यानी कि क्वेश्चन नंबर 45 जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 45 जो पूछा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 पूछा है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, यानी कि द ओल्डेस्ट वेदा इज, यानी सबसे पुराना वेद। तो आप जानते हैं कि वेद संख्या 4 होती है। कितना होती है? कितने वेद है? पूरा टोटल 4 है। वो है सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेदा। सेकेंड है सामवेदा और थर्ड है अथर्ववेद। थर्ड यजुर्वेद है। थर्ड है यजुर्वेद और फोर्थ है हमारा सबसे आखिरी है वो है अथर्ववेदा। क्या है? अथर्ववेदा है। क्या है दोस्तों? अथर्ववेद है। ओके, सबसे पुराना वेद की अगर बात पूछे तो सबसे पुराना वेद दोस्तों क्या है? वो है हमारा ऋग्वेद। कौन सा दोस्तों? हमारा है वो ऋग्वेद। ओके, तो अब दोस्तों थोड़ी सी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे हम अगले वीडियो में।